करें, आप जब ये पढ़ लें उसके बाद एनसीईआरटी उठाएं। एनसीईआरटी को डायरेक्ट ना उठाएं, क्योंकि एनसीईआरटी की भाषा बहुत टफ है, जो आपको बिल्कुल भी समझ में बात करी है। तो आज हम देखेंगे क्लास 11th के सिलेबस डिस्कशन के बारे में, क्योंकि मैंने क्लास 11th का इंग्लिश मीडियम का सिलेबस तो अपडेट किया हुआ है पूरा कंप्लीट डिस्कस करके। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखी यूट्यूब पर, उनमें केवल आपको सिलेबस में डिस्कशन नाम दिया हुआ है सिलेबस डिस्कशन, बट चैप्टर का नाम लिखा हुआ है क्या है उसमें क्या नहीं है। मतलब आप चूंकि 9th-10th के बाद में आ रहे हो तो बहुत ज़्यादा वास्ट है सिलेबस, बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। टर्मिनोलॉजी बहुत टफ होती है, चूंकि आप पर्टिकुलर बायो सब्जेक्ट से हो तो आपको बायो के बारे में एक एक छोटी छोटी बात पता होनी चाहिए। तो जो आज हम सिलेबस डिस्कस करेंगे, तो हम 11th में आप देखोगे कि फर्स्ट से लेकर के 5th तक की 5 यूनिट के बारे में पढ़ोगे, जिनमें 19 चैप्टर है टोटल बायो में, और 6 to 10th तक की यूनिट जो आप पढ़ोगे वो आप 12th में पढ़ोगे, टोटल 13 चैप्टर हैं। तो यहाँ ये जो कवर किया गया है वो टोटल फर्स्ट से लेकर के 5th तक की यूनिट है, जिसमें 19 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। इन 19 चैप्टर में यदि हम बात करें तो सबसे पहली वाली यूनिट जो है वो वर्गीकरण की यूनिट है। वर्गीकरण मतलब होता है जीवों को विभाजित करना। विभाजित कैसे करना, कि जैसे मान लो अगर हम अपने घर में ही देखें तो बहुत सारे जीव जंतु देखने मिलते हैं जो एक साथ रहते हैं। अगर कोई पालतू जानवर भी है तो हम पालतू भी देख सकते हैं। तो ये कैसे अलग अलग हैं कि जो खाते क्या है, रहते क्या है, दिखने में कैसे होते हैं, शारीरिक संरचना कैसी होती है, इन सब के आधार पर वैज्ञानिक आर.एच. विट्टेकर ने 5 जगत वर्गीकरण किया था। इसके पहले भी कई सारे वैज्ञानिक आए जिन्होंने 1 जगत, 2 जगत, 3 जगत वर्गीकरण किए, पर 5 जगत वर्गीकरण में पहला जगत मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, फिर कवक, फिर पादप और फिर जंतु, ऐसे 5 जगत विभाजित किए। तो इसमें प्रकृति में पाए जाने वाले सभी सजीवों का उन्होंने प्रॉपर तरीके से वर्णन किया और उसके बाद में उन्होंने वर्गीकृत किया। तो इकाई 1 जो है उसमें आप वर्गीकरण देखते हो। ये यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके नीट के प्रोस्पेक्ट से। अगर आप इसे बहुत अच्छे से तैयार करते हो आप तो नीट और साथ में और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत अच्छे से इसका प्रेजेंटेशन कर सकते हो। इसके बाद आती है यूनिट 2। यूनिट 2 में आप पौधों के बारे में बहुत कुछ जानोगे। मतलब पौधों में, मतलब अगर हम देखें तो 3 वर्ड होते हैं, एक अकारिकी, एक होता है आंतरिकी और एक होता है कार्यकी। आकारिकी मतलब होता है जो दिखने में बाहरी रूपरेखा, जैसे यदि कोई पौधा रखा हुआ है तो पौधे में आपको जड़, तना, पत्ती, शाखा, फूल, फल ये सब दिख रहे हैं, वो उसकी बाहरी शरीर की रूपरेखा हो गई, जिसे हम आकारिकी कहते हैं। आंतरिकी मतलब उसके अंदर में कौन से ऊतक पाए जा रहे हैं, कौन सी कोशिकाएं पाई जा रही है, कौन सी कोशिकाओं के साथ साथ कौन सा अंग पाया जा रहा है, ये आंतरिकी। और कार्यकी मतलब हर एक अंग किस तरह से कार्य कर रहा है, वो उसकी कार्यकी कहलाएगी। तो यहाँ जो आपको पढ़ना है पादप अकारिकी में चैप्टर नंबर 5 में, इसमें आपको जड़, तना, पत्ती हर पौधे में अलग अलग कैसे होते हैं, संरचना कैसी होती है, कैसे ये कार्य करते हैं, हर के पौधे के, जैसे हम देखें सब्जी वाले हैं तो वो अलग होंगे, बेल होंगी तो वो अलग होंगी, उसके बाद में फूलों वाले होंगे तो वो अलग होंगे। तो ये अलग अलग कैसे होते हैं, इनमें क्या संरचनाएं पाई जाती है, क्या भिन्नताएं होती हैं, फूल अलग अलग देखने में होते हैं, फलों का स्वाद अलग अलग होता है, ये सब हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 में। चैप्टर 6 में आप इनको पाए जाने वाले ऊतक पढ़ोगे। जो ऊतक भाग होता है कोशिकीय संगठन का। कोशिकीय संगठन मतलब होता है कि कोशिकाएं किन किन से, कोशिकाओं से मिल करके कौन कौन सा अंग बना हुआ है। और जिस तरह से पादप ऊतक होते हैं उसी तरह से जंतु ऊतक होते हैं। मतलब मनुष्यों के बारे में, मनुष्यों में किस प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, कौन से ऊतक किस संरचना के होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, जो आंखों में है वो क्या हाथ में है, जो हाथ में है क्या वो पैर में है। इस तरह से हम इसमें देखेंगे जंतु ऊतक। इसके बाद आती है आपकी यूनिट 3 या तीसरी इकाई जो होती है, इसमें 3 चैप्टर आप कवर करोगे। 3 चैप्टर में पहला चैप्टर होता है कोशिका, जो कोशिकी संगठन की सबसे छोटी इकाई कह सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं मानव जीवन या किसी सजीव की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई जिसे हम कोशिका कहते हैं। तो कोशिका कितने प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक। अब इसमें बात करें तो पादप की कैसी कोशिका है, जंतु की कैसी कोशिका है, फिर इसके बाद में कोशिका में कौन से अंग पाए जाते हैं, केंद्रक होता है या नहीं होता है, ये सब कुछ आप पढ़ोगे कोशिका में। इसके बाद आता है जैव अणु। जैव अणु मतलब जीव जिससे मिल करके बने हुए हैं वो अणु। मतलब क्या, जैसे मान लो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है जिसे हम लिपिड कहते हैं, इसके बाद में खनिज पदार्थ है,
और उसके बाद नाभिकीय अम्ल है, ये सब पदार्थ मिल करके जीव के शरीर का निर्माण करते हैं। जैसे हमने खाना खाया, खाने से हमें एनर्जी मिल रही है, तो भोजन में ऐसे कौन से पदार्थ होते हैं जो हमें एनर्जी प्रदान करते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ये सब कुछ क्या होते हैं? जैव अणु। इन सब के बारे में पढ़ोगे, इनकी इकाई क्या है, कैसे मिलके बने होते हैं, ये सब कुछ। इसके बाद आती है आपकी इकाई 4। इकाई 4 में आपको 3 चैप्टर्स कवर करने हैं, प्रकाश संश्लेषण, पादप शोषण और पादप हार्मोन। इसमें आप पढ़ोगे प्रकाश संश्लेषण, हम 6वीं 7वीं 8वीं से पढ़ते आ रहे हैं कि पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया जो होती है जिसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो क्या जिन पौधों में सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता वो प्रकाश संश्लेषण नहीं करते होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, वो अंधेरे में भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं। तो ऐसी कितनी प्रकार की प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रियाएं होती हैं? ये प्रक्रियाएं कहाँ कहाँ कौन कौन से पौधे में होती है, किन में जरूरत होती है ऑक्सीजन की, किन में जरूरत होती है कार्बन डाइऑक्साइड की। इस तरह से आप प्रकाश संश्लेषण और उससे जुड़ी हुई सारे प्रकार की जानकारियों को इसमें पढ़ोगे। फिर आता है पादप श्वसन। पादप श्वसन की बात करें, जैसे हमारे अंदर श्वसन होता है ऐसे पौधों में भी श्वसन होता है। श्वसन कैसे होता है, कौन से चक्र पाए जाते हैं, ग्लाइकोलिसिस वगैरह आप इसी में पढ़ोगे। फिर आता है पादप हार्मोन। हार्मोन मतलब जैसे हमारे शरीर से स्रावित होता है एक पदार्थ रासायनिक, जिसके द्वारा शरीर की संरचना और शरीर पर नियंत्रण करने वाला एक प्रकार का पदार्थ होता है। उसी तरह से जैसे मान लो कोई फूल है, फूल खिलने के पहले ही गिर गया, फल पका नहीं और वो गिर चुका है, तो वो कैसे गिर रहा है, इसमें क्या कमी है? जैसे कोई पौधे में हम खाद, पानी, बीज सब डाल रहे हैं पर उसके बाद भी उसकी पत्तियां पीली की पीली ही हैं, तो फिर उसमें क्या कमी हो रही है? तो उनमें कमी होती है हार्मोन की। तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे, पादप हार्मोन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। इसके बाद इस तरह से आपकी इकाई 4 कंप्लीट होती है। इकाई 5 जो है वो मोस्ट आईएमपी यूनिट है आपकी, इसे मैं अलग से आईएमपी लिख दूं क्योंकि इस वाली यूनिट से आपके नीट में कम से कम 20 से 30 नंबर का पोर्शन कवर होता है। इसमें आप पढ़ोगे कार्यकी के बारे में। कार्यकी शब्द मैंने आपको यहाँ समझाया था कि कार्यकी क्या होता है। तो कार्यकी मतलब होती है कार्य करने वाले तंत्र। श्वसन तंत्र, सांस कैसे ले रहे हैं, कैसे छोड़ रहे हैं। परिसंचरण तंत्र, रक्त किस तरह से शरीर में पूरे से घूम रहा है, कहाँ कहाँ पहुंच रहा है। उसके बाद में हृदय का क्या कार्य है, हृदय कैसे कैसे अंगों, हृदय को बनाने के लिए कौन कौन से ऊतक हैं या कितने खंड पाए जाते हैं। उत्सर्जन तंत्र है, मूत्र का निर्माण कैसे होता है, मूत्र का रंग क्या होता है, यूरिया कैसे बनता है, मूत्र में जो गंध आई जाती है वो गंध कौन सी होती है। कंकाल तंत्र, कंकाल शरीर में कितनी हड्डियां हैं, कौन से भाग में कितनी हड्डियां हैं, हाथ पैर में अलग अलग, सिर में अलग अलग, ये सब हड्डियां। तंत्रिका तंत्र, मुझे भूख लग रही है, प्यास लग रही है, सर्दी हो रही है, गर्मी हो रही है, ये सब हमें कैसे पता चलेगा। या शरीर की किसी भी क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया कैसे करनी है, वो सब नियंत्रण होता है तंत्रिका तंत्र पे। सबसे आखिरी होता है अंतःस्रावी तंत्र। जैसा पादप हार्मोन होता है वैसे ही जंतु हार्मोन होता है, तो उन्हें कहते हैं अंतःस्रावी तंत्र, मतलब अंदर स्रावित होने वाला कोई पदार्थ। इस तरह से आपको टोटल 19 चैप्टर्स कवर करने हैं आपकी 11th के सिलेबस में। अगर आप 11th का नीट के प्रोस्पेक्ट से रेशियो देखते हो तो अप्रॉक्स 60% 11th से आता है और 40% जो होता है वो 12th से आता है। तो 11th आपके लिए मोस्ट आईएमपी है, आप इसे स्किप नहीं कर सकते हो। दूसरी बात, यदि मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं, तो यदि आप फर्स्टली अपने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे क्लियर करना चाहते हो तो मेरा सजेशन होगा कि आप नवबोध की बुक को प्रेफर करें। नवबोध, युगबोध, प्रबोध, शिवलाल और बहुत सारी बुक आती है मार्केट में, बट मैं नवबोध के लिए बोलूंगी। नवबोध की भाषा बहुत ऑथेंटिक है, साथ में ही ये पूरी की पूरी एनसीईआरटी बेस्ड है। तो आप नवबोध की बुक को परचेस करें। आप जब ये पढ़ लें उसके बाद एनसीईआरटी उठाएं। एनसीईआरटी को डायरेक्ट ना उठाएं क्योंकि एनसीईआरटी की भाषा बहुत टफ है जो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाली। तो इस तरह से आपका ये सिलेबस कंप्लीट होता है। आगे आपको कहीं भी डाउट आता है या कुछ और जानना चाहते हैं तो प्लीज़ एसएमएस करिए या मैसेज करिए कमेंट बॉक्स में, और इसी तरह से वीडियो को शेयर करें जिससे आपके साथ में और भी सारे फ्रेंड्स जो हैं वो देखें कि एटलीस्ट हमने अगर सब्जेक्ट लिया है तो हमें क्या पढ़ना है सब्जेक्ट में। स्टार्टिंग से ही आप अपनी कमांड बना के चलोगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। साथ ही वीडियो को शेयर करने के साथ साथ लाइक भी करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।